नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। इंसान जब जन्म लेता है तो उसका सरोकार किसी न किसी रूप में उस देश, उस जमीन से जुड़ जाता है। इंसान अकेला नहीं है, वो एक सामाजिक प्रणाली का हिस्सा है। पूरी दुनिया में हम इंसानों ने लकीरें खींच रखी हैं, सबने अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। हर देश का अलग संविधान और अलग कानून है। भारत का संविधान ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को मुख्य धारा में शामिल किया जाए, लेकिन इसके लिए उसे देश का नागरिक होना जरूरी है। ऐसे में प्रश्न आता है कि भला कौन इस देश का नागरिक है और कौन नहीं, या किसको इस देश की नागरिकता मिलना चाहिए। भला भारत के संविधान में बाकायदा नागरिकता को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समय समय पर इसमें संशोधन भी होते रहे हैं। भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था है और प्रवासी भारतीयों और शरणार्थियों के लिए भी बाकायदा कानून व्यापक व्यवस्था की गई है। और एक बार फिर नागरिकता से ही जुड़ा नागरिकता संशोधन बिल 2019 को लोकसभा से पास कर दिया गया है। तो आज विशेष में हम समझने की कोशिश करेंगे संविधान में नागरिकता को लेकर किए गए प्रावधान को, और साथ ही बात करेंगे नागरिकता कानून के अब तक के सफर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। कोई भी नागरिक एक राजनीतिक समुदाय का सहभागी सदस्य होता है। राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय सरकार की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करके नागरिकता प्राप्त की जाती है। भारतीय संविधान में भारत के नागरिक होने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है वो प्रावधान। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एकीकृत भारतीय बंधुत्व और एक अखंड राष्ट्र के निर्माण का अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संघीय संरचना के बावजूद केवल एकहरी नागरिकता का उपबंध रखा। भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में कानून बनाए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 5 से 10 नागरिकता की पात्रता को परिभाषित करते हैं, जबकि अनुच्छेद 11 नागरिकता के मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में रहता है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुए थे, या जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले कम से कम 5 साल तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो, वो भारत का नागरिक होगा। वहीं अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के संबंध में जानकारी देता है। इसके मुताबिक व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई, या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई जो भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो, और वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में जाकर रहने लगा हो, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। जबकि 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोगों को अपना पंजीकरण करवाना होगा, और पंजीकरण के लिए कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी होगा। जबकि अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाकर वापस लौटने वाले लोगों से संबंधित है। इसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और थोड़े समय बाद वापस आ गया, तो उसे 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोगों के लिए बने नियम मानने होंगे। मतलब उसे भारत में कम से कम 6 महीने तक रहकर अपना पंजीकरण करवाना होगा, तब उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 8 विदेशों में रह रहे भारतीय लोगों के बच्चों की नागरिकता के बारे में है। इसके मुताबिक विदेश में पैदा हुए किसी भी बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक हो, लेकिन उसे विदेश में मौजूद भारतीय दूतावास या काउंसिल में भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करवाना होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 भारत के एकल नागरिकता कानून के बारे में है। इसके तहत अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी।
अनुच्छेद 10 के तहत संसद के पास अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी जो भी नियम बनाएगी उनके आधार पर नागरिकता दी जाएगी। जबकि अनुच्छेद 11 के मुताबिक किसी को नागरिकता देना या उसकी नागरिकता समाप्त करने से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास सुरक्षित होगा। संविधान के भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान के अलावा संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित कानून नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। यह संविधान प्रारंभ होने के बाद से नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित है। भारतीय नागरिकता का अंत नागरिकता का त्याग करने पर, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर या सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर हो सकता है। देखिए, ये जो राइट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है, शायद आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 के अंदर, जो आपको ये कहता है कि किस हालत में आप इंडियन सिटीजन कहलाओगे, आप कैसे इंडियन सिटीजनशिप रख सकते हो, किस हालत में छूट सकती है। छूटने का जो है वो आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर आप किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपनी इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर जाते हो। तो हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का जो राइट है वो एज सच नहीं है। हाँ, ले लिया जाता है कुछ हालत में, पर अगर आप किसी और देश की सिटीजनशिप लेते हो तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप छूट गई है। तो ये सबसे क्लियर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि आप किस हालत में अपना राइट छोड़ देते हो। भारतीय नागरिकता की विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। साथ ही भारतीय संविधान के मुताबिक नागरिकता एक संघीय विषय है और नागरिकता से जुड़े कोई भी नियम बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। इसके अलावा नागरिकता के मामले में भारत में उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है, जहां जन्म और वंश दोनों के आधार पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। हालांकि संविधान में नागरिकता के कानून में सरकार द्वारा समय समय पर संशोधन भी किए जाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागरिकता से जुड़े कानून में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं और नए नए प्रावधान जुड़ते रहे हैं। आइए जानते हैं भारतीय नागरिकता कानून में कब कब संशोधन किए गए। भारतीय संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता से जुड़े प्रावधानों के बारे में बताया गया है। वहीं साल 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया। हालांकि नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत का नागरिक होने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार हैं जन्म के आधार पर, यानी 1 जुलाई 1947 को या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, अगर उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। दूसरा, वंश या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो वंश के आधार पर उसकी नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन ये शर्त रहेगी कि माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। हालांकि उस बच्चे का पंजीकरण 1 साल के भीतर करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। वहीं कोई व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करके भारतीय नागरिकता की मांग कर सकता है। इच्छुक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वो भारतीय नागरिक से विवाह कर ले और आवेदन से पहले भारत में 7 साल से रह रहा हो। क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर नागरिकता। किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल होने पर वहां के लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। हैदराबाद, गोवा और पुदुचेरी ऐसी ही नजीर हैं। नागरिकता है इंडिया की, वो राइट ऑफ ब्लड है, मतलब कि आप कहाँ किससे पैदा हुए हैं। राइट ऑफ टेरिटरी नहीं, कहाँ पैदा हुए हैं वहाँ से नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपके माँ बाप हिंदुस्तानी इंडियन सिटीज़न हैं तो आप बाय बर्थ इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे। अगर आपके पिताजी इंडियन सिटीज़न हैं और आप बाहर भी हैं तो भी आप इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे। और एक लॉ ये भी है कि अगर इसमें से एक इलीगल इमिग्रेंट है पर दूसरा इंडियन सिटीज़न है तो कुछ हालत में आप इंडियन सिटीज़नशिप एक्वायर कर सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में साल 1957 और 1960 में कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद साल 1986 में से असम राज्य की नागरिकता से संबंधित नागरिकता संशोधन अधिनियम आया,
जिसके अनुसार नागरिकता पाने के लिए अवैध प्रवासियों को निर्धारित प्रारूप में भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ रजिस्टर्ड होना अनिवार्य किया गया। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में ये तय किया गया कि कैसे भारत के बाहर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, जबकि मूल कानून में केवल पिता के भारतीय नागरिक होने पर ही नागरिकता का प्रावधान था। लेकिन साल 1992 के संशोधन ने माता की नागरिकता पर भी रुख साफ किया। बात 2003 में आए बदलाव की करें तो नागरिकता कानून में जो संशोधन किया गया वो प्रवासी भारतीयों और विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों की दोहरी नागरिकता से जुड़ा था। इस अहम संशोधन के तहत 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को उनकी विदेशी नागरिकता के साथ ही भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। वहीं 2005 में उत्तरी अमेरिका और अन्य विकसित देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने नागरिकता को लेकर कई मांगे उठाने के बाद अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया और प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना अस्तित्व में आई। 15-20 साल पहले शायद 2004 में राइट ऑफ टेरिटरी भी हो गया था। मतलब कि अगर आपके दोनों माँ बाप इंडियन हैं पर आप हिंदुस्तान के बाहर पैदा हुए हैं, तो अगर आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है तो आप फिर इंडियन सिटीजन नहीं कहला सकते। तो आप अगर पैदा होने के 1 साल के अंदर आपने वहाँ के कॉन्सुलेट से इंडियन सिटीजनशिप ले ली तो फिर आपके पास राइट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आ जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। तो ये बाय टेरिटरी नहीं, बाय राइट ऑफ ब्लड पैदाइशी होता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में प्रवासी भारतीयों के लिए नियमों को उदार बनाया गया। इसके जरिए भारतीय नागरिकों के OCI नाबालिग बच्चों का प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का प्रावधान किया गया। वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागरिकता संशोधन विधेयक को इसके सभी पहलुओं पर चर्चा करने और अपनी सिफारिश देने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी। आइए देखते हैं समिति ने कैसे अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसकी अहम सिफारिशें क्या थीं। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद 30 दिसंबर 1955 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद नागरिकता विधेयक 1955 कानून बना, जिसमें किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होने और नागरिकता को लेकर प्रावधान किए गए। 1955 में नागरिकता विधेयक के अस्तित्व में आने के बाद 2016 तक इसमें कई बार संशोधन किए गए। सरकार ने नागरिकता विधेयक 1955 में संशोधन करने के लिए 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पेश किया। 11 अगस्त 2016 को विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा के लिए लोकसभा में संयुक्त संसदीय समिति के गठन को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही 12 अगस्त 2016 को राज्यसभा में भी संयुक्त संसदीय समिति के गठन के लिए सदस्यों को नामित करने के लिए प्रस्ताव किया गया। आखिरकार नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पर चर्चा करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए 23 अगस्त 2016 को संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। 7 जनवरी 2019 को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 से संबंधित संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश की गई। लोकसभा में बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता वाली इस रिपोर्ट में कई सांसदों ने असहमति जताई, लेकिन अधिकांश सांसदों ने रिपोर्ट के पक्ष में अपनी राय दी। समिति ने मूल विधेयक में कुछ बदलाव की सिफारिश की। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता वाली इस समिति ने तमाम पहलुओं की बारीकी से पड़ताल करते हुए बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने की सिफारिश की। ऐसा होने से इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। समिति ने सरकार के प्रस्ताव से सहमति जताते हुए
बांग्लादेश को इन संशोधनों से बाहर रखने की मांग को नहीं स्वीकारा। नया विधेयक नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए लाया गया था। विधेयक में प्रावधान किया गया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को 11 साल के बजाय 6 साल भारत में रहने पर ही नागरिकता दी जा सकती है, भले ही ऐसे लोगों के पास कोई उचित दस्तावेज हो या नहीं हो। रिपोर्ट है वो इस बेसिस पे है कि जो राइट आपने दिया है उसमें क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करी जाएंगी। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया कि इसमें मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं है, इसमें जो हिंदू या इंडियन या नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इंक्लूडेड। तीसरा ये था कि क्या वो राइट्स हैं, जैसे कि पहले ये बोला जाता था कि अगर आपके पास आधार कार्ड है या आपके पास पासपोर्ट है, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की भी इनफैक्ट ऑर्डर, एक जजमेंट है और एक बॉम्बे हाई कोर्ट का है, जिससे भी ये अमेंडमेंट में आया था कि सिर्फ पासपोर्ट वगैरह आपकी इंडियन सिटीजनशिप नहीं प्रूव करता, आपको कुछ और चीज़ें प्रूव करनी है, जैसे पेरेंटेज, आपकी बैकग्राउंड वगैरह वगैरह। लोकसभा सांसद डॉक्टर सत्यपाल मलिक को सबसे पहले समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 30 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति में 20 सांसद लोकसभा से और 10 सांसद राज्यसभा से थे। बाद में डॉक्टर सत्यपाल सिंह की केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में नियुक्ति होने के कारण 25 दिसंबर 2017 को लोकसभा सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल को जेपीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। समिति को रिपोर्ट शीतकालीन सत्र 2016 में ही सौंपना था, लेकिन व्यापक दौरे और विचार के नाते इसका कार्यकाल 6 बार बढ़ाया गया। जेपीसी ने माना कि कुछ राजनीतिक दलों के अपने तर्क और विरोध हैं, जिनको जेपीसी ने रिपोर्ट में शामिल किया है। समिति ने जोधपुर, अहमदाबाद, राजकोट, गुवाहाटी, सिलचर और शिलोंग का दौरा करने के बाद जमीनी हकीकत को समझा। समिति ने गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और सचिवालय से भी राय मशविरा किया। इसके साथ ही कई एनजीओ और संगठनों से बात की और कई इलाकों का दौरा भी किया। साथ ही अपनी 14 बैठकों में समिति को हासिल 9000 ज्ञापनों को भी रिपोर्ट तैयार करते समय गौर किया गया। समिति ने बिल से जुड़े कई प्रावधानों पर अपने सुझाव देने के लिए स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स और जनता से सुझाव मांगे। इसके बाद इस विधेयक को सरकार ने लोकसभा में पेश किया, जहां बहुमत से ये विधेयक पारित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में भारत में नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। आइए जानते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के मुख्य प्रावधानों के बारे में। सबसे पहले 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद जनवरी 2019 में लोकसभा से ये बिल पारित भी हुआ, लेकिन निचली सदन के भंग होने से ये विधेयक रद्द हो गया। एक बार फिर 9 दिसंबर को लंबी बहस के बाद ये विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। निचले सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक लाखों करोड़ों शरणार्थियों के यातनापूर्ण नरक जैसे जीवन से मुक्ति दिलाने का साधन बनेगा। भारत के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमारे देश में आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये विधेयक कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता। ये बिल जिसके लिए लाया गया है वो तीनों देशों से, पूरब और पश्चिम देश के दोनों हिस्सों में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली तक, यहाँ बंगाल में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, हरियाणा में भी है। ये सारी जगहों पर जो शरणार्थी नागरिक बनने जा रहे हैं वो सबको कहना चाहता हूं कि एक अपप्रचार हो रहा है कि आप राशन कार्ड निकाल दो वरना आप विदेशी हो जाओगे, आप एक निकाल दो वरना विदेश, लाइनों की लाइनों लगा दी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड हो न हो, आपको ये विधेयक शक्ति देगा, आप नागरिक बन सकते हो, किसी को डर नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के लोगों की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक में इन इलाकों के लोगों की चिंताओं का पूरा ख्याल रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग मान्यवर भ्रांति फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, पूरा अरुणाचल
तापिर गांव जी सुन लीजिएगा, पूरा अरुणाचल इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है। अरुणाचल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पूरा मिजोरम, एमपी साहब सुन लीजिएगा और मिजोरम वाले भी सुन ले टीवी पर, पूरा मिजोरम इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है, किसी को चिंता करनी चाहिए। मान्यवर, पूरा नागालैंड इनर लाइन परमिट से दीमापुर के छोटे से हिस्से को बात कर पूरा प्रोटेक्टेड है, पूरे नागालैंड को चिंता करने की जरूरत नहीं। मणिपुर आज प्रोटेक्टेड नहीं है, मगर हम ये बिल तभी नोटिफाइड करेंगे जब मणिपुर को इनर लाइन परमिशन दे दिया जाएगा। त्रिपुरा के अंदर भी त्रिपुरा ट्राइबल एडीसी क्षेत्र में सीए भी लागू नहीं होगा और एक हाई लेवल कमेटी ट्राइबल समुदाय के हितों की रक्षा के लिए जो बनाई थी उसको और विस्तृत कर उनके सारे हितों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। मेघालय लगभग पूरा, थोड़ा हिस्सा छोड़कर 6 शेड्यूल के प्रावधानों के अंदर कैब के बाहर है। मेघालय को भी चिंता करने की जरूरत है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 11 साल की बजाय महज 5 साल भारत में गुजारने और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। नागरिकता संशोधन बिल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत आए हैं या जिनके वैध दस्तावेजों की समय सीमा हाल ही के सालों में खत्म हो गई है, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। ये बिल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6 और गैर अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रावधान करता है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 विधेयक में कई अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। मसलन सभी धर्मों के अवैध प्रवासियों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने से उन्हें विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत निर्वासन का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1955 का अधिनियम कुछ शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। इसके लिए अन्य बातों के अलावा उन्हें आवेदन की तिथि से 12 महीने पहले तक भारत में निवास और 12 महीने से पहले 14 सालों में 11 साल भारत में बिताने की शर्त पूरी करनी पड़ती है। मौजूदा विधेयक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों के लिए 11 वर्ष की शर्त को घटाकर 5 वर्ष करने का प्रावधान करता है। विधेयक नागरिकता अधिनियम या किसी भी अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामले में सरकार को भारत के OCI यानी विदेशी नागरिकता कार्ड धारकों के पंजीकरण को रद्द करने का भी प्रावधान करता है। सरकार ने विधेयक के पक्ष में कई तर्क दिए हैं। सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रवासियों ने भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है। प्रस्तावित संशोधन देश की पश्चिमी सीमाओं से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में आए उत्पीड़न प्रवासियों को राहत देगा। इन 6 अल्पसंख्यक समुदायों सहित भारतीय मूल के कई लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पाने में असफल तो रहते ही हैं और भारतीय मूल के समर्थन में साक्ष्य देने में भी असमर्थ रहते हैं। इसलिए उन्हें देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। देशीयकरण की लंबी प्रक्रिया से इन 3 देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को अवैध प्रवासी माना जाता है और भारतीय नागरिकों को मिलने वाले लाभ से इन्हें वंचित रहना पड़ता है। वहीं इस विधेयक से जुड़े कुछ संवैधानिक सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 शामिल है। ये कहा जा रहा है कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये अवैध प्रवासियों के बीच उनके धर्म के आधार पर अंतर करता है, जबकि सरकार का कहना है इससे किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। इस विधेयक में शामिल प्रावधान केंद्र सरकार की विवेकाधिकार का दायरा बढ़ाता है। सरकार
अब किसी भी कानून के उल्लंघन किए जाने पर OCI पंजीकरण रद्द कर सकती है। ऐसे में किसी प्रवासी को जो भारत में रह रहा है उसे फौरन देश छोड़ के जाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।